हमारे साथ रजनी ठाकुर भी हैं जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एल&टी फाइनेंस में। रजनी जी, ये बताइए कि पॉलिसी की तरफ से कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट ऐसा लगता है कि आरबीआई ये बता रहा है कि आपको ग्रोथ रेट तो से इम्पैक्ट होने वाला है और इन्फ्लेशन हमारा हाई तो जब बड़ा बड़ा रहेगा इस साल में। सॉरी, मैंने आपका लास्ट पार्ट मिस किया। अम, जी, मैं ये कह रहा था कि आरबीआई की पॉलिसी में ज़्यादा कुछ कुछ मेजर्स के नाम से कुछ नहीं था, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट था कि ग्रोथ इम्पैक्ट होगा और आपका इन्फ्लेशन हाइटन रहेगा। तो जहां से मैं देखती हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, आज की डेट में किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो गिवन है, जिसपे ज्यादा कंट्रोल नहीं है। और आरबीआई ने बहुत ही फ्रंट में आके एक्नॉलेज किया है कि बहुत ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जितने कंसेशंस वगैरह भी दिए हैं उनमें सितंबर एंड मोर और लेस दिख रहा है एज 4 मंथ्स कंसेशन, जो कि एक थोड़ा वो सिग्नल करता है कि सेंट्रल बैंक की नजर में भी ये शॉर्ट टर्म ग्लोबल इवेंट है और वो सितंबर तक मोर और लेस बैक टू नॉर्मल हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रोथ और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन देखें तो Q2 Q3 के बाद इंप्रूव होने लगता है बहुत ग्रोथ और इन्फ्लेशन। तो एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, हम कुछ बहुत कर नहीं सकते। चैलेंज हमारे पास एज एन इकोनॉमी रेट और करेंसी के फ्रंट पे है, जहां पे हम फॉरेक्स को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स काइंड ऑफ डाले हैं। नाउ अगर उन स्टेप्स पे भी ध्यान दें, जैसा अभी डिस्कस हो रहा था, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल के फेवर में है और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही इफेक्टिव नहीं है। तो जब मैं देखती हूँ फंडामेंटली तो उन्होंने बहुत ही प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ से रिएक्ट किया है कि मुझे इमीडिएटली 3-4 महीने में, आई नो कि ग्लोबल इवेंट है, बहुत हम नहीं कर सकते, तो हम एक्नॉलेज करते और वेट करते, और ज्यादातर रेगुलेटरी चेंजेस हम पेशेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल की तरफ करते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। सो अभी हॉट मनी आके एंड फिर इमीडिएटली इक्वेशन चेंज करके कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं फॉरेक्स फ्लो पे। तो लेट्स मेक चेंजेस मोर ऑन द लॉन्ग टर्म साइड। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक दोनों ही ओवरनाइट जो गवर्नमेंट का एलटीसीजी का डिसीजन आया है और अभी जो उन्होंने डेट के साइड पे लिमिट्स 10 ईयर के बियॉन्ड वालों के लिए भी हटाए हैं। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक हमारे लिए पॉजिटिव है मार्केट के लिए, बट इमीडिएट रिलीफ शायद नहीं आए। सो टू दैट एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा मार्केट में। जी, वैलिड पॉइंट है। और अगर हम मार्केट को देखें भी इस वक्त ना, तो निफ्टी में जो गिरावट है अब 48 अंकों की हो गई है। निफ्टी बैंक ने भी अपने गेंस पूरे के पूरे लूज कर दिए हैं और कहीं ना कहीं बाजार को चिंता है कि अगर आगे महंगाई अगर बढ़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अनुमान को FY27 के लिए बढ़ा के कर दिया गया है 5.1%। तो अगर ये इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहा तो शायद अगली पॉलिसी में आरबीआई दरें बढ़ाने पर विचार करे। ग्रोथ के अनुमान को भी ट्रिम डाउन किया गया है और बाजार इससे थोड़ा परेशान तो जरूर होगा। ये ठीक बात है कि रुपए को सपोर्ट करने के लिए, डेट मार्केट को मजबूत करने के लिए एफआईज को डेट में टैक्स राहत दी गई है और हम देखें कि रुपए में करीब 45 पैसे की इस वक्त मजबूती आप देखेंगे। ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, लेकिन निफ्टी दिन की ऊंचाई से लगभग 150 नीचे आके कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ है। देवेंद्र पंत हमारे साथ हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के संदीप अग्रवाल हैं, सदैव सईद हैं, मुथूट माइक्रोफिन के एनारॉक के प्रशांत ठाकुर हैं, बैंक बाजार के अंकित बगड़िया हैं और अजय सर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजनी मैम भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र सर, आपका कमेंट क्या होगा? आप जरा बताइए कि पॉलिसी आपको कैसी लगी और क्या इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इस पॉलिसी में तो कुछ नहीं हुआ, अगली पॉलिसी में शायद रेट हाइक हम होते हुए देखें अगर ये क्रूड ऑयल ऐसे एलिवेटेड रहा तो? हाँ, देखिए, इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रंप जनाब क्या करेंगे, किस दिन क्या करेंगे, उसके हिसाब से पूरा खेल चल रहा है। अब अगर मैं आरबीआई की अगर ये ग्रोथ के आंकड़ों पे नजर डालूं तो पुराना और आंकड़ा और अभी जो था उसमें एग्रीगेट लेवल पे 30 बेसिस पॉइंट का 0.3% का डिफरेंस है। परंतु अगर मैं क्वार्टरली देखूं तो वो आपको दिखा रहा है कि जो थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर दिसंबर, तब ग्रोथ डिफरेंशियल सबसे ज्यादा पीक कर रहा है 0.5% और उसके बाद वो कम हो रहा है।
अब अगर इस पे नजर डालें कि अगर 5% इंटरेस्ट आपका इन्फ्लेशन रहने वाला है, 5.25% आपका रेपो है, रियल रेपो 0.25 होता है, पर अगर इसको मैं दूसरी तरह देखूं 7% आपका जीसेक है, आपका 5% इन्फ्लेशन है, रियल रिटर्न जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का वो 1.9%। अभी बहुत बात की गई कि यूएस और हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर इंडिया को सेंट्रल बैंक नहीं चाहिए। यूएस रेट बढ़ाएगा हम रेट बढ़ा दें, यूएस रेट घटाएगा हम रेट घटा दें। अब इस समय से समस्या ये है कि आपका जो रुपी डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है उससे जो हमारा रुपी डॉलर रेट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब रुपी डॉलर रेट का केवल रुपी डॉलर रेट मत देखिए, देखिए हमारा जो तेल है, चाहे क्रूड ऑयल है, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल हमने पिछले साल $174 बिलियन किया, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट हमारा कोई $116 बिलियन था, सोना जो लोगों के तिजोरियों में जमा हो रहा है उसमें कोई $72 बिलियन है। और ये सब चीजें, और देखिए जिस हिसाब से आगे ये है कि अल नीनो के कारण मानसून जो है 90% होगा, और अगर खरीफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, सरकार ने जो कल आंकड़े जारी किए उसमें खरीफ का अपना कोविड प्रोडक्शन कम दिखाया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पिछले साल के बजट पर, और उसमें हमारा जो है एडिबल ऑयल और पल्सेस पे हमारा डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, और इस बात की कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जो फूड इन्फ्लेशन है, क्योंकि अगर हमारा रुपया आगे और कमजोर होता रहा और हमारा इंपोर्ट इन सब चीजों का बढ़ता रहा तो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूल होगा। अब कितना पैसा आएगा ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में शामिल होके या दूसरों में जब शामिल होता है, उसका अभी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि $5 बिलियन आएगा, 10 आएगा, 25 आएगा, 50 आएगा। परंतु देखिए एक स्थिरता जो है, अगर आज स्टांस जो है वो न्यूट्रल से नेगेटिव हो जाता तो मार्केट में और इकोनॉमी में इस समय मेहम हो जाता। जो आपको देखने को मिल रहा है कि रुपये तो जो सरकार ने जो टैक्स फ्रंट पे जो एफपीआई के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफआईआई के लिए किया है, आरबीआई ने जो किया है, वो सारा उस पे जो है स्टांस चेंज होते उसमें पूरा पानी फिर जाता, और हमें देखने को मिलता है कि रेट भी बढ़ते और आपको जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी ये गिरावट देखने को नहीं मिलती। अब ये है कि समस्या इस समय ये है कि आपके पास एक तरफ ग्रोथ गिर रहा है, अब ग्रोथ को भी देखना है, एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को भी देखना है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं सिक्लिकल और स्ट्रक्चरल या टेम्परेरी और परमानेंट, अगर ये है कि ये परमानेंट फीचर बनने वाला है तो आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी कहीं भी है वो रेट हाइक करेगा। परंतु अगर हमें लगता है कि टेम्परेरी है, क्योंकि ये तो नहीं है कि जो अमेरिका और ईरान का युद्ध जो है वो सालों साल चलता रहेगा। हमने देखा यूक्रेन रशिया वॉर के समय उथल पुथल हुई, परंतु उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर अभी भी चल रहा है, परंतु उसका कुछ इतना ज्यादा असर नहीं है। अब ये होता है कि कितनी जल्दी ये चलेगा, लेंथ के इसके कितना टाइम चलेगा, और उसका कितनी जल्दी जो है जो सप्लाई बॉटलनेक्स है वो इम्प्रूव होगी। अगर ये सब चीजें, मेरे को लगता है कि जो सरकार का भी जो मानना या आरबीआई का भी जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगले क्वार्टर या बिगनिंग ऑफ थर्ड क्वार्टर ये चीजें स्टेबिलिटी पे आएंगी। अगर ये स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, क्योंकि अभी फोर्थ क्वार्टर तक का इन्फ्लेशन टारगेट है 5.9, 4.2 से 5.1, 5.1 से 5.9 और फोर्थ क्वार्टर में 5.4। अगर ये दिखता है कि फर्स्ट क्वार्टर 28 में अगले पॉलिसी के समय कि ये जो है रफ्तार 5.5 के आसपास रहने वाली है या नीचे नहीं आती, तो जरूर कुछ असर होगा। परंतु जैसे ही आरबीआई नेगेटिव स्टांस करेगा या लिक्विडिटी पे के साथ छेड़छाड़ करता है जो एम्पल लिक्विडिटी की तरह, तो उसका असर सारे इंटरेस्ट रेट पे देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए काफ़ी विस्तार से समझा हमने कि क्या कुछ फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी में खास रहा। पर संदीप जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी।
समझना चाहेंगे आपके लिए सबसे बड़ा की टेक अवे क्या रहा इस पॉलिसी से, क्योंकि देखिए एफपीआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स के निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ कदम तो उठाए गए हैं, बट हमारे एक्सपर्ट्स इसको पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। आपका क्या टेक है और मार्केट्स इसको किस तरीके से लेंगे, क्योंकि आज तो देखिए हमने देखा ही कि ऊपरी स्तरों से हम हल्के हुए हैं, बट इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी फिलहाल ऑन ग्राउंड कैसे है और इस पॉलिसी को कैसे देखा जाएगा उस कॉन्टेक्स्ट में? जी, तो देखिए ये जो अनाउंसमेंट आज आरबीआई ने किया है, पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि जो रुपये के लिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, उसमें से जैसे उन्होंने स्कोप बढ़ाया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, जो एफआई बाय कर सकते हैं, प्लस जो आज गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है टैक्स रिलैक्सेशन के लिए, तो उससे मुझे लगता है कि रुपये को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि आरबीआई इस समस्या को जूझने के लिए पहले भी काफ़ी कुछ अटेम्प्ट कर चुका है। जैसे उन्होंने पॉलिसीज़ में चेंज किए थे कि कितना बैंक्स और पीडीज़ पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं रुपए में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या का कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है एंड तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। उसमें से ऑफ कोर्स आरबीआई को छोटे-छोटे कदम उठाते रहने पड़ेंगे। जैसे एक कुछ उन्होंने अभी अनाउंस किए हैं। इससे उम्मीद कर सकते हैं कि 20 से 25 बिलियन आना चाहिए अगर इंडेक्स में इंक्लूजन होता है भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ब्लूमबर्ग की। बट उसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि उनका रिव्यू होगा, उसके बाद वो कुछ समय देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को वो बॉन्ड्स बाय करने के लिए। तो ये एक है। इसके अलावा दूसरे अनाउंसमेंट भी गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने किए हैं, जैसे उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई हैं। प्लस इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक उनको रुपए को जो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही गिरा है, उसको और थोड़ा बहुत गिरते रहना भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पूरा सेंटिमेंट ही अगेंस्ट में है। तो इस तरह के मतलब काफ़ी सारे उपाय करने होंगे, कुछ थोड़ा-सा रुपए को हल्का बहुत नीचे भी जाने देना होगा उनको और इसके अलावा थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उनको रेट्स भी बढ़ाने होंगे क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इसका इम्पैक्ट 2 मेजर है। एक तो रुपए के ऊपर आया है, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफ़ी गिर गया है रुपये का वैल्यू कंपेरेटिव टू डॉलर। इसके अलावा जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा, जो अभी तक ज़्यादा हमें देखने नहीं मिला है, वो है महँगाई पे। महँगाई पे अभी तक ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है क्योंकि पेट्रोल के और डीज़ल के दाम जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट ने ज़्यादा बढ़ाए नहीं हैं और अब तक उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक गवर्नमेंट ने लिया है और ज़्यादातर ऑयल कंपनीज़ ने बियर किया है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ समय से थोड़ा-थोड़ा करके वो बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक वो भी कंटिन्यू कर सकता है, उसका भी इम्पैक्ट धीरे-धीरे हमको देखने को मिलेगा। प्लस इसके अलावा जो सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट होता है, जैसे कि तेल के और गैस के दाम बढ़ने से दूसरी सर्विसेज महंगी होंगी, तो धीरे-धीरे उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और अगर हम देखें, जो आज आरबीआई ने खुद अपना एक प्रोजेक्शन दिया है इन्फ्लेशन का, तो उसमें भी वो बात कर रहे हैं कि Q3 तक 6% तक भी जा सकता है। और इसके अलावा गवर्नर ने ये भी बोला कि इसमें और ऊपर जा सकने की भी एक उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये एक मिस मैं कहूँगा पॉलिसी में कि थोड़ा-सा हॉकिश हो सकते थे और थोड़ा सख्ती दिखा सकते थे। बिल्कुल संदीप तो जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन एक सवाल मैं प्रशांत ठाकुर जी से भी पूछना चाहता हूं। एरोक से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपने पॉलिसी को कैसे एनालाइज किया, कैसी लगी पॉलिसी आपको, अगर शॉर्ट में समझना चाहे तो? देखिए, ये काफी एक्सपेक्टेड लाइन पे पॉलिसी थी। कोई डिनाई नहीं कर सकता है दैट आज न कल इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अगर मैं इसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि ये एक राहत की बात है, क्योंकि सेक्टर में अगर आप देखिए सेंटिमेंट वैसे ही थोड़ी नेगेटिविटी की ओर बढ़ रही थी, बिकॉज ये अभी चारों तरफ से परेशानियां बढ़ गई हैं। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन पे जो प्रेशर पड़ा है, उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गए हैं और अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता तो उसका असर होम लोन पे इमीडिएटली पड़ता है। और हमने देखा है कि वॉल्यूम में अगर देखें आप तो हमने थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखी है वॉल्यूम में, और अभी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो उसका शायद इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट सेक्टर पे पड़ता। तो मुझे लगता है कि टेम्परेरी राहत की बात है, पर जिस तरीके से ये आसार लग रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा और अगर वॉर कंटिन्यू होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की तरफ देखेंगे, जहां पे मुझे लगता है थोड़ी सी ये चिंता की बात होगी, पर ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। और ओवरऑल अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखूं, स्पेसिफिकली फॉर रियल एस्टेट, ये एक इंटरेस्ट रेट का नहीं बढ़ना एक रिलीफ की बात है। और पर 2-3 चीज हमें और ये भी देखना होगा
कि जीडीपी का जो हमने ग्रोथ डाउनवर्ड रिवीजन किया है उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म पड़ेगा ओवरऑल सेक्टर पे। अभी जैसे आप देखिए रेजिडेंशियल अगर थोड़े से सॉफ्टनेस की तरफ बढ़ रहा है तो बिल्कुल प्रशांत जी, प्रशांत जी का भी हमने समझा कि पॉलिसी उनको कैसी लगी। जरा एक बार हम अंकित बगड़िया के पास भी चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए बैंक बाजार से। अंकित जी, बैंकों के हिसाब से अगर बैंकों के नजरिए से देखें तो ये पॉलिसी आपने कैसे एनालाइज की, आपको कैसी लगी ये पॉलिसी? बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक। सबसे पहले तो ईटी नाउ का धन्यवाद कि ये यहाँ पे इस पैनल में इतने सारे ऑनरेबल पैनलिस्ट है जिससे इन्फॉर्मेशन ऑब्जॉर्व करने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड मैं आपको अपना व्यू दूंगा बैंक्स के बारे में। सो जी, आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है रेपो रेट को होल्ड करने का, ये एक्चुअली बड़ा कैलकुलेटेड और थोड़ा समझदारी भरा डिसीजन है। ऑब्वियसली वहां पे बड़े स्मार्ट लोग बैठे हैं। सरप्राइज बिल्कुल नहीं है, हमें पहले भी पता था, बैंकों ने पहले भी अपना ओपिनियन एंड फीडबैक दे दिया था कि ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, रिलीफ भी नहीं है लेकिन एक तौर पे। तो उन्होंने जो आज किया है वो एक रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल बैंकिंग काइंड ऑफ सोल्यूशन है। कंज्यूमर फ्रेंडली शायद ना रहा हो लेकिन इकोनॉमी फ्रेंडली मैं मानता हूं इसके लिए, क्योंकि सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग है आज अभिषेक। एंड इतनी मैनेजेबल सिचुएशन जो आगे हम देख रहे हैं, जो मैनेज करना है वो आरबीआई कर रही है, प्रूडेंटली काम कर रही है। पैनिक की जरूरत नहीं है, इज व्हाट आई कैन से। कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक तरफ आरबीआई को मैक्रो इकोनॉमिक या जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, जहां पे ईरान वॉर है, क्रूड ऑयल प्राइसिंग हमने बात करी, यूएस डॉलर की बात करी, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करी, और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा है, जहां पे अभी कंट्रोल में दिख रहा है लेकिन हमें पता है कि आगे आने वाले समय में ये शायद एक्सीड कर जाएगा क्योंकि ये पास थ्रू होगा कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिति अभी बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि आरबीआई ये बताना चाह रहा है न्यूट्रल स्टैंड से कि अभी किसी भी डायरेक्शन लेने में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत उन्हें नहीं लग रही है, क्योंकि ये वापस से 2 महीने में जब मिलेंगे तब शायद उनके पास एक बेटर क्लैरिटी हो। गवर्नर ने यही कहा कि उनकी क्लैरिटी बेहतर होगी। बिल्कुल उस तरीके से अभिषेक। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारे तमाम मेहमानों से हमने ये समझा कि पॉलिसी उनको कैसी लगी, क्या चीजें उन्होंने देखी है और क्या एक्सपेक्टेशन अब आगे को लेकर हो सकती है। चलिए, समय की सीमा यही हो रही है समाप्त। तो हमारे सभी मेहमानों का हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय को निकाला और यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे व्यूअर्स को एनालाइज करके बताया कि पॉलिसी कैसी लगी उन्हें और आगे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इसी के साथ इस शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन मुनाफे की मंडी में।